पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नेटवर्क फंक्शन को पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। किसी भी नेटवर्क फंक्शन को पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन था कि उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। किसी भी नेटवर्क फंक्शन को हम लोग ns/ds के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि ये नेटवर्क फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं, इसके लिए पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो एक हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे कोई पोल है, अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे अगर कोई पोल है तो इस पोल का रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू n2 जे ओमेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a ओमेगा स्क्वायर से, और इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू, इस इक्वेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये तीन कंडीशंस थे किसी भी नेटवर्क फंक्शन को पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन। पॉजिटिव रियल फंक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई फंक्शन fs पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो 1/fs भी पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई पॉजिटिव रियल फंक्शन हम एग्जांपल के लिए अगर लें, सपोज दैट s² + 2s + 1 बाई s³ + 3s² + 2s + 5 एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, ऐसे ही सपोज कर लिया है। तो अगर सपोज दैट कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है, अगर ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो आपको इसका रिवर्स यानी कि s³ + 3s² + 2s + 5 बटा s² + 2s + 1 ये भी पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज है द सम ऑफ PR फंक्शन इज PR फंक्शन, यानी कि अगर दो PR फंक्शन पहले से हैं, पॉजिटिव रियल फंक्शन अगर हैं तो उन दोनों का सम भी पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है। सपोज दैट एक पॉजिटिव रियल फंक्शन हमने लिया x² + 2s + 1 और बटा s + 2, यह हमने एक पॉजिटिव रियल फंक्शन लिया, सपोज किया है। और एक और कोई पॉजिटिव रियल फंक्शन हमने लिया s + 3 बाई s² + 3s + 2, सपोज दैट ये हमने दूसरा पॉजिटिव रियल फंक्शन लिया है। और अगर ये भी पॉजिटिव रियल फंक्शन है और ये भी पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो इन दोनों का सम भी जो आएगा वो पॉजिटिव रियल फंक्शन ही होगा। लेकिन डिफरेंस इज नॉट नेसेसरली, लेकिन इन दोनों दो पॉजिटिव रियल फंक्शन का डिफरेंस पॉजिटिव रियल फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है द पोल्स एंड जीरोज of a positive real function cannot have positive real parts, यानी कि किसी पॉजिटिव रियल फंक्शन के पोल्स और जीरो में पॉजिटिव रियल पार्ट्स नहीं हो सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा उसके जो पोल होंगे और उसके जो जीरोज होंगे वो हमेशा निगेटिव होंगे या जीरो होंगे, पॉजिटिव में नहीं हो सकते हैं। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टीज है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावे ओनली सिंपल पोल्स विथ रियल पॉजिटिव रेसिड्यू कैन एग्जिस्ट ऑन जे ओमेगा एक्सिस। इसके अलावे अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस पे है, अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस पे है तो इन पोल का रेसिड्यू
रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। रेसिड्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये था इस प्रॉपर्टीज का कि अगर कोई हम पॉजिटिव रियल फंक्शन एक हम फंक्शन लेते हैं एग्जांपल के लिए s-2 इंटू s+2 बाई s+3 इंटू s-3। सपोज दैट ये हमने कोई एक फंक्शन लिया है और इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इस फंक्शन में दो पोल हैं, एक पोल है s=2 पे और एक पोल है s=-2 पे। जीरो हैं, s=2 पे एक जीरो है, s=2 पे एक जीरो है और s=-2 पे एक जीरो है, और s=3 पे एक पोल है, s=3 पे एक पोल है, s=-3 पे एक पोल है और s=3 पे भी एक पोल है। तो अगर कोई पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो उसका कोई भी पोल या जीरो राइट हैंड साइड में नहीं होता है, यह उसका प्रॉपर्टीज है। यानी कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं हो सकता है, किसी भी पॉजिटिव रियल फंक्शन का पोल या जीरो पॉजिटिव में नहीं हो सकता है, राइट हैंड साइड में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ns एंड डिनोमिनेटर यानी कि ds पोलिनोमियल। जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिफर कर सकता है मैक्सिमम बाई यूनिटी, अधिक से अधिक एक से डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई हमने लिखा है पोलिनोमियल s³ + 3s² + 6s+3 और दूसरा पोलिनोमियल हमने लिखा है s⁵ + 3s⁴ + 2s³ + 6s² + 9। यह हमने एक पोलिनोमियल, एक हमने रियल फंक्शन लिया है, कोई भी अननोन फंक्शन लिया है, और तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर है, इसका डिफरेंस 2 है। तो किसी भी पॉजिटिव रियल फंक्शन का न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं हो सकता है। अगला प्रॉपर्टीज है द लोएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ns एंड डिनोमिनेटर यानी कि ds पोलिनोमियल में डिफर एट द मोस्ट बाई यूनिटी। किसी भी फंक्शन का अगर न्यूमरेटर का लोएस्ट पावर और डिनोमिनेटर का लोएस्ट पावर, इसका जो डिफरेंस है वो अधिक से अधिक यूनिटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर डिफर करेगा तो वो पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें, एक फंक्शन x³ + 3s² + 6s और +3 और बटा s⁵ + 3s⁴ + 2s²। तो इसका जो लोएस्ट पावर है s⁵0 लोएस्ट पावर है s⁵0 और इसका लोएस्ट पावर है 2। तो ये लोएस्ट पावर का डिफरेंस यहाँ पे 2 है, इसलिए ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर कोई पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो उसके लोएस्ट पावर का डिफरेंस भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 4 तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल 5 डिटरमाइन zs = 2s² + 5 बटा s × s² + 1। ये आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता करना है कि यह फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए हमने 3 कंडीशंस पढ़े हैं कि 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसमें पहला कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर का जो पोलिनोमियल है वो एक हर्मिज पोलिनोमियल होना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन था। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये हर्मिज पोलिनोमियल है या नहीं है। हर्मिज पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को कहते हैं जिसका कि रूट लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं, या
इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हों, लेकिन इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए। अगर किसी पोलिनोमियल का रूट राइट हैंड साइड में लाई करता है तो वो हार्विज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हार्विज पोलिनोमियल होने के लिए उसके रूट को या तो एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा जो पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर का जो पोलिनोमियल है वो हार्विज पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इस पोलिनोमियल को हमने लिखा है ds = s × s² + 1। और हार्विज पोलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। और चूँकि ये बिल्कुल सिंपल देखने में लग रहा है, इसलिए हम बिना इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बिना भाग दिए हुए ही इसको हम पता कर लेंगे कि ये हार्विज पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर हम इसका रूट निकालना चाहें तो इसके दो रूट मिलेंगे, एक s = 0 पे और दूसरा s = ±j, यानी टोटल 3 रूट मिलेंगे। और अगर हम देखें इन रूट्स को, अगर हम देखें तो ये रूट आपका s = 0 यानी कि ओरिजिन पे है। दूसरा रूट जो है s = +j यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे है, +j यहाँ पे होगा। और दूसरा रूट जो है इसका -j यानी कि यहाँ पे आपका -j होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसके प्रत्येक रूट, कोई भी रूट राइट हैंड साइड में नहीं है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या तो फिर इमेजिनरी एक्सिस पे होने चाहिए। तो इसके सारे रूट्स जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, कोई भी रूट राइट हैंड साइड में नहीं है, इसलिए ये जो पोलिनोमियल है यह एक हार्विज पोलिनोमियल है। देयरफॉर कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गया। अगर हमारा कोई भी रूट राइट हैंड साइड में होता तो हम कहते हैं कि यह हार्विज पोलिनोमियल नहीं है, और इसीलिए कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए यह पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होता। लेकिन कोई भी रूट इसका राइट हैंड साइड में नहीं है, इसलिए ये हार्विज पोलिनोमियल है। सेकंड कंडीशन था कि अगर कोई पोल j ओमेगा एक्सिस पे है, तो रेसिड्यू पॉजिटिव होने चाहिए, रियल और पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने देखा कि पोल जो है वो j ओमेगा एक्सिस पे है, तो इसका रेसिड्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और रियल होना चाहिए। तो इसका रेसिड्यू कैसे निकालते हैं? रेसिड्यू निकालने के लिए इस फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे a/s + bs + c/s² + 1। और a, b और c का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। a, b और c को ही रेसिड्यू कहते हैं। a, b और c को इस फंक्शन का या इन पोल्स का रेसिड्यू कहते हैं। कहने का मतलब है कि a, b और c का वैल्यू रियल और पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आते हैं, रियल और पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो ये PR फंक्शन नहीं हो सकते हैं। ये जो फंक्शन है वो PR फंक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग a, b और c का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे फंक्शन को, तो आपका s कट जाएगा और जो रिमेनिंग है उसका वैल्यू s = 0 पे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसका पोल जो है s = 0 पे है। तो s का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो सिर्फ 5 आएगा, यानी a का वैल्यू 5 आ गया जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद आपको b और c का वैल्यू निकालने के लिए, अब चूँकि नीचे में क्वाड्रेटिक है तो आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें रेंडमली हम पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू हम रेंडमली पुट करेंगे जो हमको कैलकुलेशन में सुविधा हो, और साथ ही साथ वो पोल नहीं होना चाहिए। तो s = 1 पुट करते हैं। जब s = 1 पुट करेंगे दोनों साइड में तो आपको मिलेगा, यहाँ पे s = 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 + 5 मिलकर 7 हो जाएगा, और नीचे में 1 × 1 + 1 नीचे में 2 हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा, बराबर a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 5 रख दिए, और s की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं। और इस साइड में अगर s की जगह पे 1 पुट करेंगे तो b + c और बटा में 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा b + c = -3। हम s = 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि s = 0 इसमें हमारा पोल है। s = 0 इस फंक्शन के लिए एक पोल है, इसलिए
इस क्वेश्चन में हम नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि एस इक्वल टू 0 पुट करने पे ये हमारा टर्म जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो पोल है उसको छोड़ करके कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम लोग 1, -1, 2 इस प्रकार से पुट करते हैं। एक बार और हम लोग कोई अदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। अगेन पुटिंग एस इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फिर हम लोग एस इक्वल टू -1 पुट किए तो हमको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपको -7/2 मिलेगा। जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2, तो 2 और 5 + 2 7, और नीचे में आपको हो जाएगा ये -1 और इंटू 2, तो -2, यानी कि 7/2। और राइट हैंड साइड में आपको हो जाएगा ए के जगह पे 5 पुट किए और एच के जगह पे -1 पुट किए, यहाँ पर भी एच के जगह पे -1 पुट किए तो -b + c, और नीचे में आपको 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया b - c = -3। इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, इसको 2 मान लिए और इसको इक्वेशन 3 मान लिए। इक्वेशन 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमको b और c का वैल्यू मिलेगा। b और c का वैल्यू जब मिला, इसमें हमें पता चला कि b का वैल्यू -3 आया और c का वैल्यू 0 आया। तो चूँकि एक रेसिड्यू निगेटिव आ गया, b का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पोल j एक्सिस पे हो तो रेसिड्यू पॉजिटिव होना चाहिए। हमें रेसिड्यू तभी चेक करना है जब पोल हमारा j एक्सिस पे हो। अगर j एक्सिस पे कोई पोल नहीं है तो हमें कंडीशन 2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द रेसिड्यू b is negative, hence condition 2 of PR doesn't satisfy। कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं किया, therefore given function is not PRF। इसलिए दिया गया फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये है आपका 2s² + 5, 2s² + 5 बटा s इंटू s² + 1। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करेंगे तो या अनदर मेथड है, मेथड 2 हम कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a/s प्लस b इंटू s/s² + 1। यहाँ पर प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है। कब, क्यों? अगर यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में s² + a के फॉर्म में अगर है, ये जो पोलिनोमियल है s² + a के फॉर्म में है, तो यहाँ पे c का वैल्यू आपको हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको s² + bs + c इस फॉर्मेट में अगर ये है तो आपका c का वैल्यू आएगा। चूँकि यहाँ पे s² + a के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे आप हम c नहीं लिखेंगे, c का वैल्यू 0 आएगा। और a का वैल्यू तो आप जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को, और s = 0 पे इसका वैल्यू निकालेंगे। जो अभी हमने निकाला था 5 आया था। b का वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो क्या करना है कि जैसे हमने इस s से भाग लगाया था, इस s से भाग लगाया था, उसी प्रकार से हम लोग इससे भाग लगाएंगे, इस टर्म से भाग लगाएंगे। b को छोड़ के जो भी बच रहा है उससे भाग लगाएंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा, जैसे कि इसमें था कि s से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, उसी प्रकार से हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, s² + 1 और बटा s, इसको रिवर्स करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे एट s = -s² -1 पे। जैसे कि इसमें था s = 0 पे निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम लोग s² = -1 पे इसका वैल्यू निकालेंगे। और fs की जगह पे जब वैल्यू रखेंगे ये वाला, तो इसके जगह पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको s² + 1 बटा s इंटू 2s² + 5 बटा s इंटू s² + 1। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा 2s² + 5 बटा s², और s² की जगह पे हमें -1 रखना है। जब यहाँ पे हम -1 रखेंगे, s² की जगह पे -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो 5 -2 और +5 मिलकर हो गया आपको 3, और यहाँ पे s² की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आपको हो गया -3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि b का वैल्यू आपको -3 आ गया।
तो जो कि निगेटिव आ गया, तो इसलिए पीआरएफ फंक्शन नहीं होगा। तो हम ये बता रहे थे कि इस मेथड के द्वारा भी आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि बी का वैल्यू को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें एफ एस में, और ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो नोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर दीजिए, वही चीज़ है, ठीक है। तो इससे और इसका वैल्यू निकलेगा एस स्क्वायर इक्वल टू -1 पे, और जो वैल्यू आएगा वही आपको बी का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, साबित करें कि दिखाएं कि एफ एस इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 बटा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 इज पी आर एफ। यह एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है, ये हमें साबित करना है। तो दिए गए फंक्शन को पहले हमने लिख लिया कि एफ एस इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। अब पहला कंडीशन पी आर एफ फंक्शन होने के लिए है कि जो डिनोमिनेटर है वो एक हार्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो हार्विज पॉलिनोमियल होने के लिए इसका जो रूट है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। इसका रूट जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका रूट लेफ्ट हैंड साइड में या जे ओमेगा एक्सिस पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे हमने लिख लिया डी एस इक्वल टू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3, और इसका रूट निकालने के लिए इसको 0 से इक्वल किया तो हमें पता चला कि एस का वैल्यू -1 आया और एस इक्वल टू -3 आया, यानी कि दो पोल हमें पता चला, और वो पोल है -1 पे पोल है और -3 पे पोल है, दो पोल है, और दोनों पोल चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए यह जो हमारा पॉलिनोमियल है यह एक हार्विज पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि कंडीशन 1 हमारा सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन है कि अगर पोल जे ओमेगा एक्सिस पे हो तो उसका रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे कोई भी पोल जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं है इसलिए कंडीशन 2 हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन 3 चेक करेंगे। कंडीशन 3 था कि कंडीशन 3 में हमें चेक करना था कि m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू n2 जे ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम m1 m2 n1 n2 निकालते हैं। न्यूमरेटर में जो इवन पॉलिनोमियल है उसको अलग करते हैं और ऑड पॉलिनोमियल को अलग करते हैं। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में इवन पॉलिनोमियल आपको ये है एस स्क्वायर प्लस 8, एस स्क्वायर 8 जो है इसको हम लोग m1 s लिखेंगे, और जो ऑड वाला पॉलिनोमियल है एस की पावर जो ऑड है उसे हम लोग n1 s लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से डिनोमिनेटर वाले टर्म में जो इवन पॉलिनोमियल होगा एस स्क्वायर प्लस 3 इसको हम लोग m2 s लिखेंगे, और जो ऑड वाले पॉलिनोमियल हैं एस की पावर 1 वाला वो आपको n2 s हो जाएगा, और s की जगह पे जे ओमेगा हम पुट करेंगे तो m1 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 8। एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे, एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो जे ओमेगा का स्क्वायर, तो जे स्क्वायर -1 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से n1 जे ओमेगा का वैल्यू एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो हो जाएगा j6 ओमेगा। m2 s में जब एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, और n2 s में जब हम एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा j4 ओमेगा। अब हम लोग m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू n2 जे ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, और इस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है a फंक्शन ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन आएगा इसलिए इसको a ओमेगा स्क्वायर से सूचित किया जाता है। अब हम सारे वैल्यू को रखेंगे m1 जे ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 इंटू m2 जे ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, n1 जे ओमेगा की जगह पे j6 ओमेगा और n2 जे ओमेगा की जगह पे j4 ओमेगा। जब इस सारे वैल्यू को हम रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये -8 ओमेगा स्क्वायर मिलकर आपको -11 ओमेगा स्क्वायर, और 8 किया 24, और इधर से आपको जे स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस में ये प्लस हो गया, और 6 × 24 और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों टर्म आपको जुट जाएंगे, 24 ओमेगा स्क्वायर और -11 ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों सोल्व होकर के आपको हो जाएगा प्लस में 13 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका रह जाएगा ओमेगा की पावर 4 और प्लस 24।
तो ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको आया ओमेगा के पावर 4 प्लस 13 ओमेगा स्क्वायर प्लस 24। तो ये जो फंक्शन आया है ये ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन है और हमें ये साबित करना है कि ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो आप इस फंक्शन को देखिए तो सारे कोफिशिएंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई कोफिशिएंट निगेटिव नहीं है। और साथ ही साथ ये ओमेगा के पावर 4 है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओमेगा का किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ही आएगा, इसका वैल्यू ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा और बाकी सारे टर्म पॉजिटिव ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। हेंस कंडीशन 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, इसलिए कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई कर गया हमारा। सिंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन आर सेटिस्फाइड, चूँकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए हैं इसलिए जो दिया गया फंक्शन था वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेस्ट फॉर पीआरएफ, पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं हमें चेक करना है। दिया गया है एफ एस इजकल टू 2s² प्लस 2s प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है s³ प्लस 2s² प्लस s प्लस 1। दिए गए फंक्शन को हमने पहले लिख लिया है कि एफ एस इजकल टू जो दिया गया फंक्शन था 2s² प्लस 2s प्लस 1 बटा s³ प्लस 2s² प्लस s प्लस 2, इसको हमने लिख लिया है। पहला कंडीशन है हमारा क्या वेरीफाई करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो चूँकि एक 3 पावर का एक्सप्रेशन है तो हम देख कर नहीं पता लगा पाएंगे कि इसका रूट जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसको हम लोग जैसे हर्विज पॉलिनोमियल का जो रूल होता है उस तरीके से निकालेंगे। हर्विज पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसके इवन पार्ट और ऑड पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। तो s³ प्लस s, s³ प्लस s जो ऑड वाला पार्ट है उसको ns से सूचित करते हैं और जो इवन वाला पार्ट है 2s² प्लस कांस्टेंट उसको हम लोग ms से सूचित करते हैं। और रेशियो लेते हैं हाईएस्ट पावर बटा लोएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है उसको ऊपर में और जो लोएस्ट पावर है उसको नीचे में। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन यानी कि 2s² प्लस 2 से यानी डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे s³ प्लस s में। जब हम लोग भाग लगाएंगे तो आपको लगेगा ये भाग लगेगा s/2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा और ये s³ आपको आ जाएगा। तो आपको s³ हो गया और प्लस यहाँ पर आपको s हो गया। तो इस प्रकार से घटाएंगे इसको, ये कट के आपको 0 हो गया। तो ये आपको हम इसको ये कहेंगे कि ये जो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है वो एब्रप्टली एंड कर गया, अचानक ये समाप्त हो गया। इसे अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, इसे एक कांस्टेंट तक जाकर समाप्त होना चाहिए। जैसे कि ये 2s² का टर्म था यहाँ पे आपको s का टर्म आना चाहिए था, फिर इसको से भाग लगाते, फिर कोई कांस्टेंट आना चाहिए था, फिर भाग लगाते, तो फिर इसको एंड करना चाहिए था, लेकिन ये अचानक ये एंड कर गया। तो हर्विज पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम लोग बताए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल या अगर कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन एब्रप्टली एंड कर जाता है, इसका मतलब है कि कोई एक कॉमन फैक्टर है ms और ns में। तो फिर हम लोग इसको अलग से लिखते हैं, फैक्टर के टर्म में लिखते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन टर्मिनेटेड एब्रप्टली, अचानक समाप्त हो गया, इसलिए देयर इज ए कॉमन फैक्टर इन ms एंड ns। ms ns में कोई कॉमन टर्म है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल था उसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं। ये आपका ns था और ये आपका ms था। ms प्लस ns को ही हम लोग ds कहे थे। तो इसमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि आखिर कौन सा वो फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसमें से अगर हम s कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा s² प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा s² प्लस 1 और इसको फिर लिख सकते हैं s² प्लस 1 इंटू s प्लस 2। हमने आपको बताया था कि अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं तो अंतिम बार जहाँ पे ये एंड करता है तो अंतिम बार एंड करने के पहले अंतिम बार जिससे हम भाग लगाए हैं वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो अभी इस एक्सप्रेशन में हमने भाग लगाया था 2s² प्लस 2 से, अंतिम बार भाग लगाया था, एक ही बार में ये एंड कर गया था, यानी कि यही आपका कॉमन फैक्टर आएगा, यही या फिर इसी में से कुछ कॉमन लेकर के। तो s² प्लस 1 यही आपका s² प्लस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर एक निकला। तो यानी ds को लिखा जा सकता है s² प्लस 1 इंटू s प्लस 2। अब ये ds हर्विज पॉलिनोमियल होगा अगर ये टर्म भी हर्विज हो जाए और ये टर्म भी हर्विज हो जाए।
तो ये टर्म तो हार्विज पोलिनोमियल है क्योंकि इसका जो रूट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, s इक्वल टू -2 पे इसका रूट है। और ये पोलिनोमियल जो है ये भी हार्विज पोलिनोमियल है क्योंकि इसका जो रूट है वो s इक्वल टू प्लस माइनस j आएगा, इसका रूट आप निकालिएगा तो प्लस माइनस j आएगा। तो इस ds का जो रूट हो गया वो -2 और प्लस माइनस j हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि इस आपका सारे रूट लेफ्ट हैंड साइड में है। एक -2 हो गया और दो इमेजिनरी एक्सिस पे हैं प्लस j और माइनस j। राइट हैंड साइड में कोई भी रूट नहीं है, इसलिए यह जो पोलिनोमियल है ds हमारा हार्विज पोलिनोमियल है। अब अगला कंडीशन चेक करेंगे। अगला कंडीशन कहता है कि अगर कोई पोल j ओमेगा एक्सिस पे है तो रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। तो चूँकि इसमें जो पोल है वो j ओमेगा एक्सिस पे पोल है, इसलिए हमें इसका रेसिड्यू चेक करना होगा। इसका रेसिड्यू हम लोग चेक करेंगे तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो ये आपका दिया गया पोलिनोमियल है, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज कर लिए, s+2 इंटू s²+1 यहाँ पर अभी हम लोग निकाले थे, उसी फैक्टर के रूप में इसको लिख दिए। और जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे a/s+2 प्लस b/s²+1। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। a और b का वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू हमारा रियल और पॉजिटिव आना चाहिए। अगर रियल और पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि ये ये PRF फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव आएंगे तो नहीं होगा PRF फंक्शन। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन पहले, कि अगर यहाँ पे s²+a के टर्म में है तो हमें यहाँ c लिखने की जरूरत नहीं है, c का वैल्यू आपको 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से निकालेंगे b का वैल्यू। तो पहले हम a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू निकालने के a के डिनोमिनेटर में था s+2, उससे मल्टीप्लाई कर दिए उस फंक्शन को, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसका वैल्यू निकालेंगे एट s इक्वल टू -2 पे, s इक्वल टू -2 पे इसका वैल्यू निकालेंगे क्योंकि s इक्वल टू -2 पे ही इसका पोल है। तो s का जगह पर -2 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे s की जगह पर -2 पुट करेंगे और प्लस 1, और नीचे में s की जगह पर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर और प्लस 1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1, यानी a का वैल्यू 1 आ गया जो कि पॉजिटिव है और रियल है। ठीक उसी प्रकार से b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो फंक्शन है 2s² प्लस 2s प्लस 1 बटा s²+1 इंटू s+2, ये आपका दिया गया फंक्शन था। और b के डिनोमिनेटर में था आपको s²+1, तो हमने कहा था कि s²+1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और b के साथ ऊपर में भी जो एक था कोफिशिएंट उससे आपको भाग लगाना पड़ेगा। अगर b का वैल्यू निकालना है तो जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लाइए और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ये आपको कैंसिल होगा और इसका वैल्यू आपको निकलेगा s² = -1 पे। तो s² = -1 पे ये वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या 2s² प्लस 2s प्लस 1 और नीचे में बचा s+2 और इंटू s एट s² = -1। तो जब s² = -1 हम इसमें पुट करेंगे तो s² की जगह पर -1 पुट किए तो 2 इंटू -1, और चूँकि ये s है इसको हमने उसी टाइप से छोड़ दिया, 2s में ही छोड़ दिया और प्लस 1 और बटा नीचे में ये s से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका s² हो जाएगा और s² का वैल्यू -1 और फिर प्लस 2s। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो न्यूमरेटर में आपको आ जाएगा 2s - 1 और नीचे में भी आपको हो जाएगा 2s - 1, ये भी दोनों कैंसिल होकर आपको 1 बचा, यानी b का वैल्यू भी 1 आया। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से निकालें, अब जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन में कोफिशिएंट को निकालते हैं उस प्रकार से आप निकालेंगे, आपको यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेसिड्यू है a और b ये दोनों आपको रियल और पॉजिटिव है। तो सिंस द रेसिड्यू आर पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव, हेंस कंडीशन 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, इसलिए कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग जब कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग तीसरा कंडीशन को भी चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन में चेक करने के लिए हम लोग पहले m1 m2 n1 n2 को अलग अलग स्पेसिफाई कर लेंगे। तो दिए गए फंक्शन में से दिया गया फंक्शन आपका था 2s² प्लस 2s प्लस 1 बटा नीचे में था आपका s³ प्लस
3s² s³ प्लस 2s² s³ प्लस ये फंक्शन था आपका s³ प्लस 2s² और प्लस s प्लस 1 s³ प्लस 2s² प्लस s प्लस 2 है। ये आपका दिया गया फंक्शन था s प्लस 2। तो यहाँ से न्यूमरेटर में आप देखिए, जो न्यूमरेटर के में इवन और ऑड को अलग अलग करेंगे। इवन वाले को m से लिखेंगे तो ये आपका इवन वाला टर्म है और ये वाला इवन वाला टर्म है। तो m1 इक्वल टू हो जाएगा आपको 2s² प्लस 1 और n1 इक्वल टू हो जाएगा ये ऑड वाला 2s। ठीक उसी प्रकार से m2 आपको हो जाएगा इवन वाला टर्म 2s² प्लस 2 और ऑड वाला टर्म आपको हो जाएगा n2s आपको हो जाएगा s³ प्लस s। अब s की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो हमको ये m1 j ओमेगा का वैल्यू मिलेगा -2 ओमेगा² प्लस 1। उसी प्रकार से n1 j ओमेगा का हो जाएगा j2 ओमेगा। m2 j ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा आपको s की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो -2 ओमेगा² प्लस 2 और फिर n2 j ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आप s की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो j ओमेगा का क्यूब और प्लस j ओमेगा हो जाएगा। तो आपको j का क्यूब माइनस j हो गया और ओमेगा क्यूब, तो j ओमेगा क्यूब और प्लस j इंटू ओमेगा, j कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा j इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब। अब हम लोग a ओमेगा² का वैल्यू निकालेंगे। a ओमेगा² का वैल्यू होगा m1 j ओमेगा इंटू m2 j ओमेगा माइनस n1 j ओमेगा इंटू n2 j ओमेगा। सारे वैल्यू को पुट करेंगे m1 के जगह पे -2 ओमेगा² प्लस 1, m2 j ओमेगा की जगह पे -2 ओमेगा² प्लस 2 माइनस n1 j ओमेगा की जगह पे j2 ओमेगा और n2 j ओमेगा की जगह पे j इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा²। और इसको जब सॉल्व करेंगे -2 ओमेगा² -2 ओमेगा² मिलकर 4 ओमेगा के पावर 4 और यहाँ पे आपको -2 और यहाँ पर भी अभी आपको हो जाएगा -2, तो ये आपको मिलकर हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको हो जाएगा -4 ओमेगा के पावर -4 ओमेगा² और यहाँ पे -2 ओमेगा² मिलकर हो जाएगा -6 ओमेगा² और प्लस 2 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो j मिलकर हो जाएगा j² का वैल्यू -1 तो माइनस मिलकर प्लस, फिर 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा² और -2 ओमेगा के पावर 4। फिर ये दोनों टर्म आपस में सिंप्लीफाई होकर हो जाएंगे 2 ओमेगा के पावर 4 और माइनस ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे -4 ओमेगा² और प्लस 2, यानी कि ये ओमेगा² जो है ये आपको ओमेगा² के फंक्शन के रूप में आएगा। तो ओमेगा² का ही फंक्शन है ये। और इसको हम चूँकि इसमें सारे कोफिशिएंट जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं, बीच में नेगेटिव भी है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखने का। अगर हम इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू >0 होगा ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। और अगर तो यहाँ पे हम देखिए इसको हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके बाकी जो टर्म बचा उसको हम लोग लिख दिया a² प्लस b² - 2ab के टर्म में। बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है और फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू और इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर यानी ओमेगा² - 1 का होल स्क्वायर, यानी a ओमेगा² इक्वल टू हो गया 2 इंटू ओमेगा² - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखकर कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और यही हमें चाहिए भी था। तो इसलिए चूँकि a ओमेगा² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा, हेंस कंडीशन 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, इसलिए कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन, इसलिए चूँकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है इसलिए जो दिया गया फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक वेदर गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन और नॉट। दिया गया फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है ये हमें चेक करना है। fs इक्वल टू दिया हुआ है s² प्लस 10s प्लस 4 और y s प्लस 2। तो दिए गए फंक्शन को हमने पहले लिख लिया, fs इक्वल टू s² प्लस 10s प्लस 4 y s प्लस 2। पहला कंडीशन हमारा क्या है चेक करने का कि जो पोलिनोमियल है वो हार्मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए।
तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका s+2 है, तो इसका रूट जो है वो s=-2 हुआ, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक हार्विज पॉलिनोमियल है। सेकंड कंडीशन में हमें चेक करना है कि अगर पोल j ओमेगा एक्सिस पे है तो रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी पोल आपका j ओमेगा एक्सिस पे नहीं है, सारे पोल रियल हैं, इसलिए हमें इस कंडीशन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन चेक करने के लिए हमें m1 m2 n1 n2 निकालना होगा पहले। तो ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में ऑड इवन को अलग करेंगे। ये वाला ऑड, ये इवन वाला टर्म है s² + 4, इसको m1 लिखेंगे, इवन वाले को m से सूचित करेंगे और न्यूमरेटर को 1 लगा कर सूचित करेंगे। m1 s = हो गया s² + 4, और जो ऑड वाला टर्म है ये आपको 10s, ये आपको n1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में जो इवन वाला टर्म होगा उसको m2 लिखेंगे। तो m2 इसमें से एक कांस्टेंट है, इवन वाला टर्म, और n2 आपको ये s हो गया। और s के जगह पे j ओमेगा हम लिखेंगे तो हो जाएगा m1 j ओमेगा = s के जगह पे j ओमेगा पुट कीजिए तो -ओमेगा² + 4, और उसी प्रकार से n1 j ओमेगा हो जाएगा, s के जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो j × 10 ओमेगा, और m2 हो जाएगा m2 j ओमेगा हो जाएगा 2, ये तो कांस्टेंट है, और n2 j ओमेगा हो जाएगा j ओमेगा। और अब हम लोग a ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, यानी m1 j ओमेगा × m2 j ओमेगा - n1 j ओमेगा × n2 j ओमेगा, और सारे वैल्यू को रखेंगे। m1 j ओमेगा की जगह पर रखेंगे -ओमेगा² + 4, m2 j ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2, और n1 j ओमेगा की जगह पर रखेंगे -j10 ओमेगा, और n2 j ओमेगा की जगह पर रखेंगे j ओमेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर + 8 और +10 ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं a ओमेगा स्क्वायर = 8 ओमेगा स्क्वायर + 8। अब इसमें जो भी टर्म हैं सारे टर्म पॉजिटिव हैं, और ओमेगा का वैल्यू भी स्क्वायर के टर्म में है, इसलिए ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टर्म ऐड हो रहा है ये पॉजिटिव में ऐड हो रहा है और ये वैल्यू स्क्वायर के टर्म में है, इसलिए सारे टर्म इसमें पॉजिटिव हैं, इसलिए a ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको >0 होगा ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। इसलिए कंडीशन 3 भी आपका सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन, इसलिए दिया गया फंक्शन आपको पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक f = s² + s+1 बटा s² + s+4 इज PRF और नॉट। PRF पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो दिया गया फंक्शन का हमने लिख लिया f = s² + s+1 बटा s² + s+4। अब हम लोग पहला कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन है कि डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है वो हार्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया s² + s+4। चूँकि हम रूट नहीं निकाल पा रहे हैं इसलिए हम इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से निकालेंगे। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए इसको क्या करना होगा कि पहले ms और ns के टर्म में लिखना होगा। जो इवन वाले पार्ट हैं उसको ms लिखेंगे, यानी s² + 4 को ms लिखेंगे, और ऑड वाले पार्ट को हम लोग ns लिखेंगे। इसके बाद कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म बटा लोएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से, और फिर हम लोग s से भाग लगाएंगे s² + 4 में कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने के लिए। तो s से हम भाग लगाएंगे s² + 4 में, तो आपको ये s बार में लगेगा, ये आपको हो जाएगा s², ये कैंसिल हो जाएगा, आपको ये 4 यहाँ पे आएगा, और 4 से फिर भाग लगाएंगे s में, तो आपको ये s/4 बार में लगेगा, और ये आपको s पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये कहीं पे भी एब्रोटली इंटरप्ट नहीं हुआ है। अगर एब्रोटली इंटरप्ट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि j ओमेगा एक्सिस पे भी पोल है। अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन अगर आपको अचानक ख़त्म हो जाएगा, मान लो कि यहीं पे एंड कर जाता तो कांस्टेंट तक नहीं पहुंच पाता, तो हम लोग कहते हैं कि जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है ये आपको इमेजिनरी रूट इसमें होता। अगर ये एब्रोटली एंड कर जाता, अचानक अगर ये टर्मिनेट कर जाता, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें
जे ओमेगा एक्सिस पे पोल है, अदरवाइज इसके सारे पोल्स रियल हैं। तो और साथ ही साथ इसके जो भी कोफिशिएंट हैं ये सारे कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। इसलिए ये आपका जो पोलिनोमियल है वो हार्विज पोलिनोमियल है। हार्विज पोलिनोमियल होने के लिए जो कोफिशिएंट हैं वो आपको पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे कोई पोल है, जे ओमेगा एक्सिस पे अगर कोई पोल है तो उसका रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। तो चूँकि यह जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है ये एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी पोल जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं है। सो दिस कंडीशन डजंट एग्जिस्ट। इस कंडीशन को चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस कंडीशन को तभी चेक करना है जब जे ओमेगा एक्सिस पे पोल होगा। अब तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन चेक करने के लिए हमें m1 m2 n1 n2 के टर्म में इसको लिख लेंगे पहले। तो जो दिया गया पोलिनोमियल था वो उसके अनुसार हम लिखेंगे m1 इजकल टू एस स्क्वायर प्लस 1। जो न्यूमरेटर में जो आपको टर्म है, न्यूमरेटर में जो टर्म है दिए गए फंक्शन के न्यूमरेटर में जो उसका जो इवन पार्ट है न्यूमरेटर का वो आपको एस स्क्वायर प्लस 1 और जो ऑड वाले पार्ट है वो आपको n1 एस लिखाएगा। तो उसको n1 एस इक्वल टू एस लिखेंगे, क्योंकि आपको जो न्यूमरेटर में जो था वो आपको था एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 था, ये आपको न्यूमरेटर में था। तो जो इवन वाले पार्ट हैं उसको हम लोग m1 एस लिखेंगे और जो ऑड वाले पार्ट हैं उसको हम लोग n1 एस लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो डिनोमिनेटर वाले टर्म हैं, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म में आपको है शायद एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4 है। तो ये आपका इवन वाले पार्ट हैं तो इसको m2 एस लिखेंगे और ये आपको ऑड वाले पार्ट हैं तो इसको हम लोग n2 एस लिखेंगे। फिर एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो n1 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और n1 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे। फिर इसमें भी एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और फिर आपको n2 एस का वैल्यू हो जाएगा n2 जे ओमेगा। तो एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो जे ओमेगा। अब हम लोग ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा। तो m1 जे ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, m2 जे ओमेगा का वैल्यू अभी निकाले थे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, n1 जे ओमेगा और n2 जे ओमेगा भी जे ओमेगा। इसको जब सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ओमेगा के पावर 4 और यहाँ से आपको 4 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ से मिलकर 5 ओमेगा स्क्वायर और फिर ये 4 और इधर से भी आपको माइनस जे मिलकर हो गया आपको जे स्क्वायर इक्वल टू -1 मिलकर प्लस हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा के पावर 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चूँकि यह एक परफेक्ट होल स्क्वायर है इसलिए इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ही 0 होगा। ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए ये टर्म ग्रेटर देन ही 0 होगा हमेशा। तो इसलिए चूँकि ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा, हेंस कंडीशन 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। इसलिए कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई कर गया और चूँकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इसलिए दिया गया फंक्शन वो पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए ओमेगा स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा, और इसमें जो आपको एक्सप्रेशन आएंगे यहाँ पे वो ऐसा हो सकता है कि इसके सारे कोफिशिएंट जो भी सारे टर्म हैं वो पॉजिटिव नहीं हो, बल्कि कोई नेगेटिव होगा कोई पॉजिटिव होगा। बीच वाले टर्म पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसको हम होल स्क्वायर के टर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हों तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। तो इसको पता करने के लिए कि ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है स्टूर्म टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो ए ओमेगा स्क्वायर है उसमें ए ओमेगा स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है उसमें पहले हम लोग ओमेगा स्क्वायर को
एक्स मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ए एक्स में बदल गया। जो फंक्शन हमारा जो ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन था वो हमारा एक्स का फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस दिए गए इस फंक्शन को, जिसको कि हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं, इसको हम लोग कहेंगे a0x मान लेते हैं। इसको a0x मान लेते हैं। इसी फंक्शन को, जो फंक्शन है उसी को हम लोग ओमेगा, जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर था उसको जगह पे x पुट करके और उसको हम लोग a0x कर देते हैं कि ये a0x है। ठीक है, साथ ही साथ फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस a0x को, या जिसको ax कह रहे हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन का जो टर्म आएगा, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो टर्म आएगा उसको हम लोग a1x कहते हैं। दो टर्म हमने डिफाइन कर लिया। जो ए ओमेगा स्क्वायर वाला जो टर्म था उसको हमने ax और फिर बाद में हमने उसको a0x कहा, और इसके डिफ्रेंशिएशन को, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को हमने a1x कहा। ये दो टर्म हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि a0x बटा a1x करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा वो कम ऑर्डर का होगा और न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल आपको ज़्यादा ऑर्डर का होगा, क्योंकि जो ये a1 है वो डिफ्रेंशिएशन करने पे आ रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर कम होगा। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसको भाग लगाएंगे इससे, तो यहाँ पे आपको भागफल मिलेगा, कुछ भागफल मिलेगा और फिर कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर यहाँ पे आपको शेषफल मिलेगा और बटा में जिससे भाग लगाए थे, और यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। यहाँ माइनस लगाएंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के लिए जब हम एग्जाम्पल इसको देखेंगे, एग्जाम्पल लेकर सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि a0x बटा a1x को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। a0x बटा a1x को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, भाग लगाना है इससे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं करना है, भाग लगाना है, और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह देना है, जो नीचे में जो रिमाइंडर रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, और बटा में जिससे भाग लगाए थे उसको रिमाइंडर को माइनस लगा के लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये माइनस रिमाइंडर जो है, माइनस रिमाइंडर माइनस के साथ इस टर्म को, यहाँ पे जो टर्म आएगा उसको हम लोग a2x कहते हैं। उसको हम लोग a2x कहते हैं। a2x इक्वल टू यहाँ पे जो टर्म आएगा उसको हम लोग लिखते हैं कि ये a2x है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रिमाइंडर जो है कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर रिमाइंडर कोई कांस्टेंट है तो हम यहीं तक एंड कर देंगे, यहीं पे हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, x का फंक्शन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे a0 बटा a1x किए थे उसी प्रकार से अब हम लोग a1x बटा a2x करेंगे। a1x बटा a2x हमने यहाँ से निकाला है और a1x पहले से मालूम था, और इसको फिर भाग लगाएंगे। तो फिर भाग लगाने के बाद आपको फिर यहाँ पे भागफल मिलेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा और फिर यहाँ पे जिससे भाग लगाए हैं उसको माइनस लगा के ये रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। और अगर यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट रिमाइंडर आया है तो यहीं पे एंड कर देंगे, और अदरवाइज कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट नहीं आता है। इसी प्रकार से कंटिन्यू करते जाना है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम लोग x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन सारे फंक्शंस का वैल्यू तैयार करते हैं। a0x का वैल्यू कितना है, a0x का वैल्यू, a1x का वैल्यू, a2x का वैल्यू, और इस प्रकार से अगर और भी टर्म है तो और भी। और इसका वैल्यू नहीं निकालते हैं, बल्कि सिर्फ ये देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू a0x जो था उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, a1x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, a2x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी प्रकार से x इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हम लोग देखते हैं कि इन सारे फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हम रैंडमली ऐसे ही लिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग टोटल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 0 पे जितनी बार साइन चेंज हुआ है, तो जैसे हमने जब फिल किया है उसके अनुसार प्लस से माइनस हो गया, फिर माइनस से प्लस हो गया, यानी 2 बार साइन चेंज हुआ, एक बार प्लस से माइनस और दूसरे बार माइनस से प्लस।
यानी एस जीरो हम इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, और जितनी बार साइन चेंज हुआ, कितनी बार साइन चेंज हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ, और फिर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको हम लोग एस इन्फिनिटी लिखेंगे, और इसमें कितने साइन चेंज हुए, माइनस से प्लस और फिर प्लस से माइनस, 2 बार साइन चेंज इसमें भी हुआ, और हम लोग फिर एस इन्फिनिटी माइनस एस जीरो करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। अगर ये जीरो आता है, अगर ये टर्म जीरो आता है तो हम लोग कहेंगे कि उस फंक्शन का वैल्यू, उस फंक्शन यानी ए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा। और अगर ये जीरो नहीं आता है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। इस टेस्ट को कहते हैं स्टूर्म टेस्ट, स्टूर्म्स टेस्ट। तो ये हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम लोग स्टूर्म टेस्ट को डिस्कस करते हैं फिर से एक बार। इफ़ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एक्स, इफ़ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एक्स, जहाँ एक्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर को एक्स लिखा गया है, आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है, सारे कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हैं, ए एक्स के अगर सारे कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हैं, देन ए एक्स इज पॉजिटिव, तो ए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है, बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू के लिए ए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये हमने देखा है कि अगर ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ सारा वैल्यू पॉजिटिव ही है और ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा, और इसलिए हम कहते थे कि हाँ ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन व्हेन ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स आर नॉट पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उस केस में हमें स्टूर्म टेस्ट करने की आवश्यकता होगी। तो स्टूर्म टेस्ट क्या कहता है? स्टूर्म टेस्ट कहता है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए एक्स क्या, नंबर ऑफ जीरोज इन द इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी माइनस एस जीरो। जो कि हमने डिस्कस किया कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं इस फंक्शन के, वो आपको एस इन्फिनिटी माइनस एस जीरो से मिलेंगे, जहाँ एस जीरो क्या है और एस इन्फिनिटी क्या है। एस जीरो और एस इन्फिनिटी जो है वो नंबर ऑफ साइन चेंजेज है इन द सेट ए जीरो ए वन ए टू, इस प्रकार से हम लोग सेट निकालेंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ साइन चेंजेज है उसका वैल्यू एस जीरो और एस इन्फिनिटी से डिनोट किया गया है, इवेल्युएटेड एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इफ़ देयर इज नो साइन चेंज, अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है, दैट इज एस इन्फिनिटी माइनस एस जीरो का वैल्यू अगर जीरो है, तो हम लोग कहते हैं कि ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा। अदरवाइज ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं है। और ए जीरो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए जीरो एक्स का वैल्यू जो है वो जो ए ओमेगा स्क्वायर था उसी में ओमेगा स्क्वायर की जगह पे एक्स पुट करेंगे, तो उसको हम लोग ए एक्स कहते हैं, और उसी को ए जीरो एक्स कहे, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको हम लोग ए वन एक्स कहे। और ठीक फिर उसके बाद ए टू एक्स कैसे निकालें? ए टू एक्स निकालने के लिए ए जीरो एक्स बटा ए वन एक्स किए, ये आपको कुछ भागफल मिलेगा, ये आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर में माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं, और बटा जिससे भाग लगाए थे, और ये जो आपको टर्म यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, उसमें माइनस लगाने के बाद जो टर्म बच आएगा उसी को हम लोग ए टू एक्स कह रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो यहीं पर तक एंड करेंगे, अदरवाइज तब तक करेंगे जब तक कि हमारा कोई कांस्टेंट नहीं आ जाता है रिमाइंडर। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट नहीं आया, तो आगे हम लोग करेंगे फिर कि जैसे यहाँ पे ए जीरो बटा ए वन किए थे उसी प्रकार से अब ए वन बटा ए टू करेंगे। हमें ए टू पता हो गया है, तो अब ए वन बटा ए टू करेंगे, और फिर कुछ भागफल आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और जिससे भाग लगाए थे उसको तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो यहीं पे एंड करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसके बाद फिर हम लोग करेंगे ए टू बटा ए थ्री यहाँ पे फिर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करना है तब तक जब तक कि ये रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर टेबल बनाते हैं, और टेबल बना करके फिर वो हम लोग जिससे भी हम बताए थे वैसे पता करेंगे कि एस इन्फिनिटी और माइनस एस जीरो का वैल्यू अगर जीरो आता है तब ए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको ग्रेटर देन जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, चेक वेदर एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस सिक्स बटा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज पी आर एफ और नॉट। पी आर एफ पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो दिया गया फंक्शन है उसको लिख लिया हमने एस स्क्वायर प्लस एस प्लस सिक्स बटा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। पहला कंडीशन क्या है पी आर एफ फंक्शन होने के लिए कि जो डिनोमिनेटर जो है वो एक हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए।
इस पोलिनोमियल को हमने ds से सूचित किया, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, और इसमें इसको हार्विज है या नहीं चेक करने के लिए इसको ऑड पार्ट और इवन पार्ट को अलग अलग कर दिए। तो इवन पार्ट को एम एस से सूचित करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 इसको एम एस से सूचित करेंगे, और जो ऑड वाले पार्ट है उसको एन एस से सूचित करेंगे, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले पार्ट बटा लोएस्ट ऑर्डर वाले पार्ट से भाग लगाएंगे, एम एस बटा एन एस या एन एस बटा एम एस। और हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे, इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन इसका करेंगे। एस बार में लगेगा ये एस स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे उतरा, और एस से फिर एस में फिर भाग लगाएंगे, एस बार में लगेगा। ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो है ये आपको कहीं भी एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये आपको कंटिन्यू पूरा हुआ है, और सारे क्वेश्चन जो हैं सारे क्वेश्चन ये आपको पॉजिटिव ही हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर क्वेश्चन अगर नेगेटिव आता है तो हार्विज पोलिनोमियल नहीं होगा, और अगर ये अचानक एंड कर जाता है कहीं पे तो उस केस में जे ओमेगा एक्सिस पे पोल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सारे पोल रियल हैं और ये आपको हार्विज पोलिनोमियल भी होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सिंस ऑल द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आर पॉजिटिव, सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉजिटिव हैं, हेंस डी एस इज हार्विज पोलिनोमियल, इसलिए डी एस जो है वो हार्विज पोलिनोमियल है। ठीक उसी प्रकार से कंडीशन 2 चेक करेंगे। कंडीशन 2 में कहता है कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे पोल है, पोल अगर जे ओमेगा एक्सिस पे है तो आपको इसका रेसिड्यू चेक करना है कि रेसिड्यू रियल और पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई भी पोल जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट अचानक नहीं हुआ है, इसलिए वो पूरा कंटिन्यू हुआ था, इसलिए कोई भी पोल नहीं है, इसलिए कंडीशन 2 हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन 3 चेक करेंगे। कंडीशन 3 चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म था एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 6, ये न्यूमरेटर में जो टर्म था इसमें ऑड पार्ट इवन पार्ट को अलग करेंगे। इवन वाले को m1s लिखेंगे और ऑड वाले को m2s n1s लिखेंगे। तो ये आपको हो गया एस स्क्वायर प्लस 6, ये आपको m1s हो गया, और ये वाला टर्म जो है आपको n1s हो गया। ठीक उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में था आपको एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 था, तो जो इवन वाला पार्ट है उसको m2s लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 m2s, और जो ऑड वाला पार्ट है उसको n2s लिखेंगे, और एस के जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m1 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 6, एस के जगह पे जे ओमेगा पुट करना है। फिर उसी प्रकार से n1 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा जे ओमेगा, फिर m2 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और n2 जे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा जे ओमेगा। अब हम लोग ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, जो कि मिलेगा m1 जे ओमेगा इंटू m2 जे ओमेगा माइनस n1 जे ओमेगा इंटू n2 जे ओमेगा से। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, m1 जे ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6, m2 जे ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, n1 जे ओमेगा का वैल्यू जे ओमेगा और n2 जे ओमेगा का वैल्यू जे ओमेगा। इसको सोल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर मिलकर ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर, मिलकर हो जाएगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ से जे स्क्वायर मिलकर माइनस 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस, और फिर ओमेगा स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करके आपको हो गया ओमेगा के पावर 4 और माइनस 6 ओमेगा के स्क्वायर और प्लस 6। ये आपको ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब इसमें देखिए कि सारे टर्म्स पॉजिटिव नहीं हैं, तो और साथ ही साथ इसको हम होल स्क्वायर के टर्म में भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम इसको कह नहीं सकते हैं कि ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें स्टर्न टेस्ट से चेक करना होगा। तो स्टर्न टेस्ट से चेक करने के लिए क्या है कि हम लोग ओमेगा स्क्वायर को पहले x मान लेते हैं। जब ओमेगा स्क्वायर को x मान लिए तो हमारा जो ए ओमेगा स्क्वायर था वो हमारा ए एक्स बन गया, और वो हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, क्योंकि आपको ए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू था वो था आपको ओमेगा के पावर 4 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और इसी को हम लोग a0x कहते हैं, a0x। a1x कैसे निकालते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x माइनस 6, ये आपको a1x हो गया।
अब हम लोग को क्या करना है, a0x बटा a1x करना है, a0x बटा a1x। तो a0x का वैल्यू ये था और a1x का वैल्यू ये था, भाग लगाएंगे। जब 2x माइनस 6 से भाग लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं करना है। यहाँ पे जैसे HCF निकालते हैं वैसे नहीं करना है, जैसे भाग लगाते हैं वैसे भाग लगाना है। तो अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको x बाई 2 बार में लगेगा, तो आपको x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 6 और ये 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और आपको ये माइनस 3x प्लस 6 बचेगा, माइनस 3x प्लस 6 बचेगा। और फिर एक और ये लगेगा भागा भी, ये आपको भाग लगेगा माइनस 3/2 बार में, माइनस 3/2 बार में जो लगेगा तो आपको हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 2 से कट जाएगा 3 और 2 से 3/2 बार में लग जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे 9 हो जाएगा 3 और ये आपको ये 2 से कटेगा तो 3, तो 3 या 9 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे घटाने पे आपको यहाँ पे -3 बचेगा, -3 बचेगा। और हमें लिखना किस, तो यहाँ से जो यहाँ पे भागफल आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस 3/2 और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, और जो रिमाइंडर आया है उसमें माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिखना है। तो रिमाइंडर -3 है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो +3 लिख सकते हैं, इसको +3 लिखेंगे। और बटा में जिससे भाग लगाए थे ये, तो जो कि ये कांस्टेंट आ गया है, इसलिए हम इसको यहीं तक a2 तक ही छोड़ देंगे। a2 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब a0x, a1x, a2x ये सब का वैल्यू x = 0 पे निकालेंगे और x ∞ पे निकालेंगे और इसका साइन देखेंगे। तो जब x = जब 0 है, जब x = 0 उस समय a0x का वैल्यू क्या होगा, a0x हमारा ये वाला है। जब x = 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, यानी साइन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। अब a1x का वैल्यू देखेंगे, a1x कहाँ पे है, a1x ये वाला है, ये हमारा a1x है। x के जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा -6, यानी नेगेटिव ये सिर्फ बचेगा, नेगेटिव। और उसके बाद अब a2 का वैल्यू देखेंगे, a2 तो x पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से ये तीनों फंक्शन का वैल्यू अब x ∞ पे देखेंगे, साइन चेक करेंगे। तो a0x इस फंक्शन का वैल्यू एट x ∞, जब x ∞ पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव में ये रहा और ये सब बाकी टर्म इससे छोटे हैं, इसलिए ओवरऑल ये पॉजिटिव ही हो गया, क्योंकि ये इन्फिनिटी का स्क्वायर वाला टर्म सबसे बड़ा होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, यानी a0x का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। a1x का वैल्यू देखिए, अगर x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म आपको इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में से 6 घटेगा तो प्लस में ही बचेगा, तो ये आपको पॉजिटिव ही हो गया। और तीसरा जो टर्म है ये भी आपको पॉजिटिव ही है। तो इस प्रकार से हम सारे साइन लिख लिए। अब टोटल साइन चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस से ये माइनस हो गया एक साइन चेंज, और फिर ये माइनस से प्लस हो गया दूसरा साइन चेंज। टोटल साइन चेंज 2 बार साइन चेंज किया। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं किया है, यहाँ भी साइन चेंज नहीं किया है, टोटल साइन चेंज 0, यानी s0 का वैल्यू हो गया आपको 2 और s∞ का वैल्यू हो गया 0। तो अब दोनों का डिफरेंस करके देखिए, s∞ माइनस s0, तो जब इसको डिफरेंस करते हैं तो 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तब हम लोग कहते कि a⍵² का वैल्यू >0 है, लेकिन चूंकि ये 0 नहीं है बल्कि ये 2 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 नहीं है। और a⍵² का वैल्यू जो है आपको ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए >0 नहीं होगा, और इसलिए कंडीशन 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। और जब कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए दिया गया फंक्शन जो है वो PR फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक गिवन फंक्शन fs = s³ + s² + 3s + 5 बटा s² + 6s + 8 ये PRF फंक्शन है या नहीं है, पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो दिए गए फंक्शन को पहले हमने लिख लिया है, और फिर पहला कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ये हर्मिज पॉलिनोमियल होना चाहिए। हर्मिज कहने का मतलब है कि इसका रूट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, या फिर j⍵ एक्सिस पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए।
तो हर्विज है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऑड पार्ट और इवन पार्ट को अलग अलग कर लिए। इवन पार्ट को MS से सूचित करेंगे S² प्लस 8 और ऑड वाले पार्ट को NS से सूचित करेंगे NS, और इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे MS बटा NS। जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको ऊपर में लिखेंगे और जो लोएस्ट पावर वाला है उसको नीचे लिखेंगे और इसको भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद आपको जो है वो 6S से भाग लगाएंगे S² प्लस 8, S² प्लस 8 में हम लोग भाग लगाएंगे। भाग वहीं पर लगाना है। तो S/6 में जितना टाइम्स में लगेगा और आपको ये हो जाएगा S² और ये आपको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 से भाग लगाएंगे 6S में, तो आपको ये लगेगा 6/8 बार में लगेगा इंटू S, तो आपको 6S यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा कंटिन्यू खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन है भागफल जो है वो पॉजिटिव है और सारा भागफल पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये आपका कहीं भी ये एब्रप्टली इंड नहीं किया है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए ये जो आपका पॉलिनोमियल था ये हर्विज पॉलिनोमियल होगा। अगर ये कहीं पे अचानक टर्मिनेट हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि इसमें इसका एक पोल जो है कम से कम एक पोल j ओमेगा एक्सिस पर भी होगा और फिर उसे दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू हुआ है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है वो आपको कंटिन्यू चला है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो सिंस ऑल द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आर पॉजिटिव, हेंस DS इज हर्विज पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गया। कंडीशन 2 को चेक करना है। सिंस कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन डजंट टर्मिनेट एब्रप्टली, चूँकि अचानक टर्मिनेट नहीं हुआ है इसलिए कोई पोल j ओमेगा एक्सिस पे नहीं है। जब j ओमेगा एक्सिस पे कोई पोल नहीं है तो फिर हमारा जो है वो कंडीशन 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन 3 चेक करेंगे। कंडीशन 3 चेक करने के लिए M1 M2 N1 N2 हमें अलग अलग करना होगा। तो M1S हम लिखेंगे S² प्लस 5S, क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर में जो टर्म था वो था आपको S², न्यूमरेटर में जो टर्म था वो था आपको SQ प्लस S² प्लस 3S प्लस 8। तो इसमें ऑड वाले पार्ट और इवन वाले पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो ये आपका इवन वाला पार्ट है S² प्लस 8, ये इवन वाला टर्म है, इवन पॉलिनोमियल इसको कहेंगे। तो इसको M1S से सूचित करेंगे। ये 8 नहीं है, ये 5 है। तो ये S² प्लस 5 को M1S कहेंगे और SQ प्लस 3S इसको N1S कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो डिनोमिनेटर में जो टर्म था S² प्लस 6S प्लस 8, तो S² प्लस 8 को हम लोग M2S लिखेंगे, इवन वाले पॉलिनोमियल, और N2S को इक्वल टू 6S, उसको ऑड पॉलिनोमियल M2S से फिट करेंगे। S की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो हो जाएगा M1 j ओमेगा इक्वल टू j ओमेगा पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपको माइनस ओमेगा² प्लस 5। उसी प्रकार से इसमें S की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो j ओमेगा का पावर 3, तो j ओमेगा का पावर 3, तो j का पावर 3 तो आपको हो जाएगा j का पावर 3 माइनस j और माइनस j इंटू ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे S की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे, j कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा आपको माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा। उसी प्रकार से M2S में S की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा² प्लस 8, और M2S में S की जगह पे j ओमेगा पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा j6 इंटू ओमेगा। ये सारे वैल्यू को हम अब रखेंगे a ओमेगा² के वैल्यू के फंक्शन में। तो a ओमेगा² इक्वल टू होता है M1 j ओमेगा इंटू M2 j ओमेगा माइनस N1 j ओमेगा इंटू N2 j ओमेगा। M1 j ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा² प्लस 5, M2 j ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा² प्लस 8, N1 j ओमेगा की जगह पे j इंटू माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा, और N2 j ओमेगा की जगह पे j इंटू 6 ओमेगा। जब इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ओमेगा² गुना होकर ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 8 ओमेगा² यहाँ से और 5 ओमेगा² यहाँ से मिलकर माइनस 13 ओमेगा² और 8 बचे 40, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे j इंटू j मिलके j² का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और फिर ये 6 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा
ये माइनस में है तो -6 ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा और प्लस 6 18 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म एक साथ आगे हो जाएगा -5 ओमेगा की पावर 4, 18 ओमेगा का स्क्वायर और -13 ओमेगा स्क्वायर मिलकर हो जाएगा आपको +5 ओमेगा स्क्वायर और +40। अब ये हमको ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो मिला है तो इसमें सारे टर्म पॉजिटिव नहीं हैं, सारे टर्म पॉजिटिव नहीं हैं। अगर सारे टर्म पॉजिटिव होते तो हम कह सकते थे कि इसका वैल्यू >0 होगा, लेकिन सारे टर्म पॉजिटिव नहीं हैं। साथ ही साथ इसका हम होल स्क्वायर के टर्म में भी नहीं लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि इसका वैल्यू ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए >0 है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें स्टर्न टेस्ट यूज करना होगा। तो स्टर्न टेस्ट के लिए ओमेगा स्क्वायर को हमने x मान लिया और जो ए ओमेगा स्क्वायर का जो फंक्शन था उससे वो अब हमारा ax के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया -5x स्क्वायर + 5x और +40, और इसी को हम लोग a0x कह दिए। a1x निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -10x और +5 होगा। और इसके बाद फिर हम लोग a0x बटा a1x करेंगे, a0x बटा a1x करेंगे तो आपको -5x स्क्वायर + 5x + 40, इसको भाग लगाएंगे -10x + 5 से। तो भाग लगा के यहाँ पे देखेंगे हम लोग -10x + 5 से जब भाग लगाएंगे -5x स्क्वायर + 5x + 40 जब भाग लगाएंगे तो आपको ये भाग xy2 बार में लगेगा। तो xy2 बार में लगेगा तो यहाँ पे आपको -5x स्क्वायर आ जाएगा और 5 और +5xy2 भी आएगा। तो इसको घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, घटा करके आपको बचेगा 5/2x और +40। तो फिर एक और भाग लगाएंगे, आपको -1/4 बार में ये भाग लगेगा तो आपको हो जाएगा 5/2x और यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस में आएगा -5/4। जब इसको घटाएंगे ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आपको बचेगा 165/5। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा 40 - 5/4 तो 164/4 आएगा, ये 164/4। तो हम जो यहाँ पर भागफल जो आया है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये भागफल है आपका। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है और जो यहाँ पे आपको बचा है रिमाइंडर उसमें माइनस लगा के न्यूमरेटर में लिखना है। तो 165/4 बचा था, माइनस लगा कर लिखेंगे -165/4 और जिससे भाग लगा रहे थे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया है हमारा तो इसलिए हम यहीं तक इसको इंड करेंगे और इसी को हम a2x कहेंगे, इसको a2x कहेंगे। a2x = हो गया -165/4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं और a0, a1, a2 ये तीनों फंक्शन का वैल्यू x = 0 पे भी और x = ∞ पे भी हम लोग निकालेंगे। तो x = 0 पे अगर हम इन तीनों वैल्यू को देखें a0, a1 और a2 को, a0, a1 और a2 को x = 0 पे अगर इसका वैल्यू देखिए तो आपको a0x का वैल्यू फंक्शन ये वाला है, a0x का वैल्यू, इसमें x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म आपको 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, a1 वाले टर्म में देखिए 0 पुट करेंगे तो ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये टर्म आपको 0 हो जाएगा और ये निगेटिव है, निगेटिव यानी आपको मिला पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक उसी प्रकार से x = ∞ पे हम लोग निकालेंगे, देखेंगे इन तीनों फंक्शन का वैल्यू x = ∞ पे। तो इस फंक्शन का वैल्यू x = ∞ जब पुट करेंगे तो ये टर्म आपको -∞ हो जाएगा और ये सब टर्म छोटे रहेंगे, इस टर्म की तुलना में बहुत छोटे हैं, इसलिए ये वाला आपको निगेटिव हो गया। a1x को अगर देखिए तो ये भी आपको नेगेटिव हो गया, x = ∞ पुट करेंगे तो, और फिर ये टर्म भी आपको नेगेटिव हो गया, तीनों इसमें आपको नेगेटिव मिल गया। तो आपको x = ∞ पे ये तीनों फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव मिल गया। तो हम लोग नंबर ऑफ साइन चेंज देखेंगे, कितने साइन चेंज किए। तो इसमें अगर देखा जाए तो साइन चेंज नहीं किया है, यहाँ पे साइन चेंज किया है, तो टोटल एक साइन चेंज किया है, इसमें एक साइन चेंज किया। और इसमें देखा जाए तो साइन चेंज नहीं किया है, टोटल साइन चेंज 0। तो s0 का वैल्यू 1 हो गया, यानी x = 0 पे एक साइन चेंज है और x = ∞ पे कोई साइन चेंज नहीं है।
फिर हम लोग एस इन्फिनिटी माइनस एस जीरो करते हैं। अगर इसका डिफरेंस अगर जीरो आता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं है बल्कि एक है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो है। हेंस ए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर देन जीरो नहीं है, माने कि ओमेगा के प्रत्येक वैल्यू के लिए ए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं है। हेंस कंडीशन 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए कंडीशन 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, और इसलिए जो दिया गया फंक्शन था वो पी आर फंक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई किया, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। अब ये दो आपको एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए ये असाइनमेंट वर्क है, आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कि इसमें आपको चेक करना है कि पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। पहला फंक्शन है 4x + 1 y s + 2 और दूसरा फंक्शन है s³ + 5s² + 9s + 3 बटा s³ + 4s² + 7s + 9। ये दोनों फंक्शन आपको पॉजिटिव रियल फंक्शन मिलेंगे जब आप इसको सोल्व करेंगे, लेकिन आपको इसको सोल्व करके देखना है। इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। थैंक यू।